ओके, तो शुरू कर रहे हैं पेपर नंबर 1। दिस इज बिजनेस कम्युनिकेशन। फर्स्ट लेक्चर है अपना, तो मैं आपको सब्जेक्ट के टॉपिक्स जो दे रखे हैं उसके बारे में भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, देन अपने शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे बेसिक जो बोल रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो आपकी जो इंग्लिश है उसको थोड़ा सा ब्रशअप करना या रिवाइज करवाने की कोशिश हो रही है। कोई बहुत हाई लेवल लैंग्वेज या एडवांस लेवल की इंग्लिश वो आपको नहीं सिखा रहे हैं यहाँ पे। मेन बेसिक उनका इंटेंशन सिर्फ इतना है कि जितना आपने 12th तक पढ़ा हुआ है ना इंग्लिश में, उसको फिर से एक बार रिवाइज करवा रहे हैं, क्योंकि ग्रामर और ये सब चीज़ें अपने सिलेबस में कहीं पे यूज में आती नहीं है। तो बहुत ज़्यादा अपने उसको यूज करते नहीं, लेकिन आगे प्रोफेशनल लेवल पे सेकंड थर्ड लेवल पे भी आप जब पेपर्स लिखोगे सब्जेक्टिव, तो आपका ग्रामर करेक्ट होना चाहिए एटलीस्ट। ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई लैंग्वेज आपको यूज करनी होती है, नॉर्मल इंग्लिश ही लिखनी है, लेकिन एटलीस्ट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर हम अवॉइड करें तो वो अपना पर्पस पूरा हो जाएगा। उस हिसाब से ये चीज़ नेसेसरी है। अब अगर आप सिलेबस देखोगे जैसे आपके सामने दे रखा है, तो स्टार्टिंग में इंग्लिश ग्रामर वोकेबुलरी ऐसे 2 चैप्टर्स हैं। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो अपने स्कूल में भी लिखते थे उसके बारे में भी कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। बिजनेस कम्युनिकेशन, लिसनिंग स्किल्स, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस जैसे लेटर्स लिखना या नोटिस इशू करना अपने स्टाफ को या टीम मेंबर्स को उस तरीके से। एंड ई कॉरेस्पॉन्डेंस में बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉरेस्पॉन्डेंस, ईमेल एंड एवरीथिंग, वो सब है। और कुछ बिजनेस टर्म्स हैं, नए नए वर्ड्स हैं जो हम सीखेंगे। तो सिलेबस बड़ा बेसिक सा है, लेकिन क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है, सारे वर्ड्स अपने को आते नहीं है, वोकेबुलरी आप कितनी भी डेवलप कर लो वो अनलिमिटेड वर्ड्स हैं, तो हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। आज जो चैप्टर हम ले रहे हैं, मैं एक एकदम सिंपल सा चैप्टर ले रहा हूँ, दैट इज रिगार्डिंग लिसनिंग स्किल्स। ये आपके लिए भी काम का है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो एज ए स्टूडेंट भी आपके लिए लिसनिंग स्किल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छे से बात को सुनोगे और समझोगे, उतना अच्छा आपका प्रिपरेशन होगा और रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट वहीं से कर रहे हैं। पेज नंबर 80 है, वहीं पे आ जाओ, देखें लिसनिंग स्किल्स में क्या क्या सिखा रहे हैं। ठीक, इंट्रोडक्शन देखते हैं। थोड़ा यहाँ लैंग्वेज के साथ जाना पड़ेगा, बिकॉज तभी बीच में वर्ड्स आएंगे और कुछ चीज़ें हम नई सीखेंगे। According to the Oxford Dictionary, okay, to listen simply means giving attention to sound or action. Effective listening is the process, ये देख लेना उसकी डेफिनेशन है। इफेक्टिव लिसनिंग किसे बोलते हैं? अब ये लोग क्या कर रहे हैं पता है, जो एमसीक्यू भी फ्रेम कर रहे हैं ना, तो कितनी बार ऐसी डेफिनेशंस और वो सब उठा के उसको ब्लैंक बना देते हैं। जैसे यहाँ पे बोला इफेक्टिव लिसनिंग इज द प्रोसेस करके, तो डैश इज द प्रोसेस, ऐसा सेंटेंस आ जाएगा। तो आपको देख के याद आना चाहिए कि हमने पढ़ा हुआ है, उसका आंसर ये होगा। तो थोड़ा लैंग्वेज पे आपको मेहनत पहले से करनी है। Effective language is the process of analyzing sound in a language, organizing them into recognizable patterns, interpreting the patterns, and understanding the message by inferring the meaning. Listening is the receiving part of the communication. अपने बोलते हैं communication is a two-way process. ऐसा कुछ पढ़ा है कभी, आपने सुना है? कम्युनिकेशन सिर्फ वन साइडेड हो सकती है या टू वे प्रोसेस होना चाहिए? दोनों पार्टीज का बोलना जरूरी है, सुनना जरूरी है, ऐसा होगा? हम्म, तो अपने बोलते हैं कि भाई टू वे पार्टी। कम्युनिकेशन प्रोसेस। एक पार्टी बोल रही है, दूसरी सुन रही है, फिर दूसरी बोलेगी, पहली वाली सुनेगी, तो दोनों तरफ से कोई मैसेज कन्वे होगा, तभी तो कम्युनिकेशन पूरा होगा। तो एक सेंडर होता है मैसेज का, एक रिसीवर होता है मैसेज का, दोनों पार्टीज का होना भी जरूरी वैसा। तो कम्युनिकेशन तभी हो पाएगा। तो लिसनिंग जो है वो रिसीविंग पार्ट है, सामने वाला बोल रहा है, आप सुन रहे हो। तो इफेक्टिव लिसनिंग में आप क्या कर रहे हो, जो साउंड है, जो लैंग्वेज है, उसको आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, उसका पैटर्न इंटरप्रेट कर रहे हो, और जो मैसेज सामने वाला दे रहा है उसको समझने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, वैसा बोला। आगे बढ़ते हैं। एंड लिसनिंग इज ऑल अबाउट रिसीविंग इंफॉर्मेशन थ्रू बोथ आवर ईयर्स एंड आईज। ये भी एक चीज है, लिसनिंग में बोल रहे हैं इंफॉर्मेशन रिसीविंग थ्रू आवर ईयर्स एंड आईज। आंखों से कौन सी इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको? आंखों से सुनाई देता है किसी को? है स्पेशल टैलेंट किसी के पास? कान बंद होंगे तो आंखों से सुन लेंगे, ऐसा कुछ? ये उस सेंस में बोला है बिकॉज कम्युनिकेशन जो है जरूरी है। कम्युनिकेशन हमेशा वर्बल होना चाहिए, मतलब वर्ड्स साउंड नेसेसरी है क्या? उसके बिना हो सकता है कम्युनिकेशन? हाँ सर। कैसे? एग्जाम्पल? इशारों से। इशारों से? आप लोग? Document। हाँ, आप लोग करते हो ऐसे कभी कम्युनिकेशन इशारों से? हाँ सर, एग्जाम में। एग्जाम में, हाँ एग्जैक्टली, हाँ एग्जाम में। और अगर एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न से हो रहा हो तो इशारों इशारों में पूरा पेपर पास ऑन हो जाता है। सुपरवाइजर को बेचारे को पता ही नहीं चलता कोड लैंग्वेज चल क्या रही है ना, वो एबीसीडी वाला फिक्स कर रखा है ना अपन। हाँ, तो वो फिक्स है। अच्छा, उसमें भी क्या होता है ना, कितने स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट होते हैं ना, सब एक ही ग्रुप में फ्रेंड्स हैं, तो एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन और अच्छे से समझते हैं। तो बोले यार ये एबीसीडी वाला तो कॉमन हो गया, अब तो ये ऐसे करेंगे तो पकड़े जाएंगे कि हाँ ये ए बोल रहा है, बी बोल रहा है, तो सुपरवाइजर को मालूम है। तो ये ट्रिक तो आउट हो चुकी है, कुछ नया करते हैं अपने।
तो सिंबल ही कुछ चेंज कर लेते हैं, मतलब ये ऐसा रखेंगे ही नहीं, कुछ और ही इशारे रखेंगे जो सिर्फ आपको और आपके दोस्त को पता है और किसी को पता ही नहीं है। तो सुपरवाइजर भी सोचता रह जाएगा, बड़े ठीक है यार ये तो नॉर्मल सा एक्शन है, लेकिन वो एक्शन एक कोडवर्ड है और वो सिर्फ सामने वाले को पता है, ये भी होता है ना। अच्छा, वो एमसीक्यू पेपर में कितनी बार ना एग्जाम लेने वाला भी स्मार्ट है, वो क्या करेगा, आपके पेपर के सेट अलग अलग बना देगा। होता है ऐसा एमसीक्यू एग्जाम में, पेपर सेट ए, पेपर सेट बी, ऐसे करके 4 सेट तो उसी ने बना दिए, ताकि लाइन में जो स्टूडेंट बैठे हैं उनके सबके क्वेश्चन पेपर जो है वो डिफरेंट होंगे। अब डिफरेंट में कुछ नहीं होता है, क्वेश्चंस वही होते हैं लेकिन ऑर्डर शफल कर दिया होता है। तो आपके पेपर का 1 और दूसरे के पेपर का 1 अलग होगा। अब कर लो ABCD, तो इशारों इशारों में तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। आप तो पास हो जाओगे, जिसको बता रहे हो वो तो बेचारा फेल ही हो जाएगा। अच्छा, इसमें उल्टा भी हो सकता है, क्या पता आप अपने आंसर गलत ही लगा रहे हो और कोई इंसिडेंट हो जाए कि उसके सही हो जाए, जो आपने सोचा कि भाई इसका आंसर ए है उसका ए निकले, हो सकता है ऐसा, वो तो लक की बात है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है। तो पेपर सेटर ऐसे कि अगर मल्टीपल क्वेश्चन पेपर के सेट बना रहा है ना, उसको वेरी करके, तो फिर सबसे पहले क्या होता है, जैसे पेपर हाथ में आता है ना, आपने पूछ लेते हैं तेरा ए है कि बी है, पहले वो कंफर्म हो जाता है अपना ए वाला कौन है बी वाला कौन है, तो वो टैली कर लेते हैं। फिर कम्युनिकेशन चलता रहेगा, तो वर्ड्स की तो जरूरत है ही नहीं, अपने उसके गुना में बात कर सकते हैं। तो जब कोई बोल रहा है और आप सुन रहे हो ना, तो थ्रू ईयर्स। लेकिन अगर कोई एक्शन कर रहा है और आप उसको देख के मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हो, तो इट इज थ्रू आइस। तो इसलिए दोनों चीज बोलिए। अब ये ऐसी छोटी सी बात ये लोग क्वेश्चन में पूछेंगे, तो एमसीक्यू में आएगी, आप बोलो यार ऐसे थोड़ी होता है, आंखों से कौन सुनता है, तो ईयर्स लगा के आंसर खत्म कर दिए। लेकिन ये पॉइंट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो हाईलाइट कर लो। It is an active integrated communication skill that demands synergy and know-how. Synergy का मतलब है कि दो लोग जब आपस में बात कर रहे हैं तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए उससे, सिनर्जी का मतलब है बेनिफिट, बेसिक मीनिंग वो। एंड नो हाउ का मतलब नॉलेज। It is purposeful, powerful, productive. It is a technique used for understanding what is being said by taking into account how something is said and the non-verbal signs and body language that accompanies it. सिर्फ वर्ड्स पे फोकस करते हैं अपने, जो सामने वाला बात कर रहा होता है, या उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी कुछ फर्क पड़ता है, वो बात करने के टोन से और ये सब चीजों से कोई फर्क पड़ता है? हाँ सर। होता है ऐसा कि हाँ भाई, एक होता है कि भाई कोई किसी को डांट रहा है तो उसका बात करने का टोन भी तो अलग होता है, कोई किसी को रिक्वेस्ट कर रहा है तो बात करने का टोन अलग होता है, तो उससे भी फर्क पड़ता है। और बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, एक्सप्रेशन, आंखों में गुस्सा, ये सब चीजों से फर्क पड़ता है ना। समझ जाते हो सामने वाला गुस्से में, तो अभी इसको परेशान नहीं करना है, तो उस हिसाब से अपने बात करते हैं, वैसा रहता है। चलो आगे देखें। दिस टेक्निक रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड पेशेंस एज लिसनिंग इट इज नॉट इजी। आपसे अच्छा कौन जानता है लिसनिंग कितना इजी और कितना टफ है? इतने साल से लिसनिंग किए जा रहे हो, झेले जा रहे हो, क्या करें। तो लिसनिंग इज नॉट इजी ऑब्वियसली। गुड लिसनिंग स्किल इज द फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशन। देखो, जितना बोलने वाला इंसान अच्छा होना चाहिए, वह बोलने में एक्सपर्ट है, उतना ही सुनने में एक्सपर्ट भी होना चाहिए। ये कम्युनिकेशन का एक अच्छा एस्पेक्ट माना जाता है कि आप सिर्फ बोलने में अच्छे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक पार्ट है। लेकिन अगर आप सुनने में अच्छे नहीं हो ना, तो कभी भी आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे टू द सोसाइटी और टू योर एसोसिएशन और एंटिटी एनीथिंग, ठीक है। अब जैसे किसी भी लेवल पे अपने बात कर रहे हैं, आपके कोई सीनियर है, अब मैं मेरे एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो सिर्फ बोलने में अच्छा होना जरूरी है या आपकी बात सुनने में भी अच्छा होना चाहिए? आप कोई डाउट पूछते हो, मैं सुनता ही नहीं। अच्छा, आप बोलते हो सर ये प्रॉब्लम है, परेशानी हो रही है, इसका कुछ सोल्यूशन करो, मैं सुनता ही नहीं हूँ, बस मैं अपनी बोले जा रहा हूँ, लेकिन आपकी सुन ही नहीं रहा हूँ। तो क्या इससे जो हमारा पर्पस है वो पूरी तरीके से फुलफिल हो पाएगा? मैं पढ़ाता जा रहा हूँ पढ़ाता जा रहा हूँ, चलो मैंने अच्छा पढ़ा दिया, 70-80% चीजें आपको समझ भी आ गई, लेकिन जो 10-20% प्रॉब्लम है वो तो हमेशा के लिए रह जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन 100% हुआ नहीं। तो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि अगर मैं अच्छा बोल रहा हूँ ना, तो अच्छा सुनने की लिसनिंग स्किल मेरे पास होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। और एक होता है ईयरिंग और एक होता है लिसनिंग, ये दो वर्ड्स ये लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो नीचे भी उन्होंने बोला है, ईयरिंग और लिसनिंग दोनों में कुछ फर्क है, दोनों सेम है, दोनों में बेसिक डिफरेंस है। उन्होंने बोला है कि लिसनिंग और ईयरिंग को कंफ्यूज मत करना। ईयरिंग का मतलब ये है कि आप जो बोल रहे हो मैं सुन रहा हूँ, और लिसनिंग का मतलब ये है कि आप जो बोल रहे हो ना मैं उसको समझ रहा हूँ। दोनों बातों में डिफरेंस है। आपने बोला मैंने सुना, ठीक है, कोई एक्शन नहीं आगे। आपने बोला आपका प्रॉब्लम मैंने समझा और उस पर कुछ एक्ट किया। तो लिसनिंग में मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, सिर्फ सुन नहीं रहा हूँ। सुनने और समझने में बहुत फर्क होता है। तो ये डिफरेंस यहाँ पे वो बता रहे हैं बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग, तो ये आप देख लेना, इसको हाईलाइट करके रखना। ठीक है, नीचे देख लो आउटलाइन प्रोफाइल वाले में फर्स्ट लाइन में बोला है कि लिसनिंग इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विथ हियरिंग। इट इज अ physiological process which involves receiving the sound waves by the eardrum। ये तो थोड़ा साइंटिफिक हो रहा है, ऐसा कोई डॉक्टर समझा रहा हो वैसा लग रहा है, हियरिंग का प्रोसेस कैसा होता है।
साउंड वेव्स आती है, ईयर ड्रम पे लगती है, फिर ब्रेन उसको ट्रांसफर करता है, मतलब ये सब पढ़ना होता। तो अपने एमबीबीएस कर रहे होते ना, तो चलो जाने दो उसको। इट इज़ एन इनवॉल्यूंटरी एक्ट दैट हैपन्स ऑटोमेटिकली। हाँ, ईयरिंग तो ऑटोमेटिकली हो जाता है ना। ऐसा होता है कि कोई कुछ बोल रहा है, आप सुनना नहीं चाहते हो, आपने कान बंद कर लिए, वॉल्यूम में डाउन कर दिया, जीरो कर दिया, बोले बोलता रहे, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, होता है ऐसा? नहीं, कोई बोल रहा है, आप नहीं भी सुनना चाहते हो तो भी आपको सुनाई देगा ना। तो इट इज ऑटोमेटिकली। हाँ, आप रिएक्ट नहीं करते हो, बात अलग है, वो अलग बात है। ठीक। अब कुछ चीज़ें रिपीट जा रही है, उस पर नहीं चलते, आगे देख लेते हैं कंसेप्ट क्या है। लिसनिंग और ईयरिंग की जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई ना, अब इसमें वही चल रहा है। तो ये पैराग्राफ में आप पढ़ते जाओगे तो चीज़ें आपको रिलेट होती जाएगी। फिर बोला है, इन अदर वर्ड्स इट इज बीइंग अवेयर ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस। वो भी मैंने आपको बोला कि भाई वर्बल और नॉन वर्बल का मतलब क्या है। वर्बल मतलब जहाँ पे वर्ड्स का यूज हो रहा है, अब वो वर्ड्स रिटर्न हो, ओरल हो, दैट इज ओके। नॉन वर्बल का मतलब है जहाँ पे वर्ड्स का यूज नहीं हो रहा है, एक्शंस, जेस्चर्स, जो आप बोल रहे थे इशारों में बात करना, दैट इज नॉन वर्बल मैसेजेस। तो दोनों चीजें हो सकती, दोनों को समझने की एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब ये एबिलिटी हर किसी को मेंटेन करनी, मुझे मेंटेन करनी पड़ती है। मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ कितनी बार, तो एक होता है कि एक पॉइंट के बाद आपकी कैपेसिटी चली जाती है कि अब यार बस सर बहुत पढ़ा लिया, आज के लिए इतना ही रखो, होता है ऐसे। तो वहाँ पे भी एक है ना, मैसेज आपकी तरफ से कम्युनिकेट होता है। कितने स्टूडेंट्स बोल देते हैं बस सर आज मत पढ़ाओ, बाकी कल रखना, आज इतना ही रखते हैं, ये वो। तो आप बोलते हो ना, तो वर्बल कम्युनिकेशन है। कितने स्टूडेंट्स बोलते नहीं है, बट उनकी शक्ल से दिख रहा होता है कि बस हो गया, अब हम और डाइजेस्ट कर नहीं सकते। ठीक है ना? तो वो एक्सप्रेशन मुझे समझना पड़ेगा ना। अब मैं आपका वो नॉर्मल नॉन वर्बल मैसेज जो है वो समझ जाता हूँ, मुझे पता है कि यार ठीक है अभी थक गए, तो फिर मैं भी उस पॉइंट पे जाके एंड कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे समझ ही नहीं आया, मैं पढ़ाता ही जाऊँ, तो फिर एक पॉइंट पे आएगा कि सारे एक साथ ही नींद में चले गए और अब कोई सुन ही नहीं रहा है, फिर वो सिचुएशन आ जाएगी। तो वहां तक तो जाना नहीं है। तो ऑब्वियसली नॉन वर्बल मैसेज को समझना बहुत जरूरी होता है, एंड इट इज मैंडेटरी। ठीक। चलो आगे बढ़े। अब ये सब स्किल मेरे पास नहीं होगा तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको? इट इज ऑब्वियस कि ऐसा स्किल डेवलप करना पड़ता है। रिसर्च शो दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स 50% मोर लिसनिंग देन स्पीकिंग। देखो कितनी अच्छी बात बोली है, बोलने से ज्यादा सुनने और समझने पे ध्यान देना चाहिए, आधी प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाती है। ठीक है, बोला है कि 50% ज्यादा प्रेफरेंस लिसनिंग को दिया गया है रादर देन स्पीकिंग। लोग ज्यादा स्पीकिंग पे फोकस करते हैं, लिसनिंग पे कम। कभी आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो ऐसा होता है ना, कभी किसी से आर्ग्यूमेंट हो गया तो अपना ह्यूमन नेचर क्या है, अपने मन की सारी भड़ास उसके ऊपर निकाल दो, बस बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, सामने वाला बोल ही ना पाए। लेकिन अगर उल्टा हो ना, कि अपन 2 मिनट पहले उसकी बात सुन ले, तो जो अपन बोलना चाहते हैं ना उसमें से आधी बात बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, शायद उसके बदले आपका काम वैसे ही हो जाएगा। तो बेटर ये है कि आप सामने वाले की बात पहले सुन लो, फिर आपको लगे कि उसकी कोई गलती है तो उसको रियलाइज करवा दो। लेकिन अगर जहाँ वो सही बोल रहा है आप समझ लो उस चीज को, तो आपको कम बोलना पड़ेगा। तो लिसनिंग वाली जो एबिलिटी है उस पर ज्यादा फोकस करना जरूरी है। ठीक है, नीचे पैराग्राफ में वही बोला है। नीचे फिर बोला है, देखो, टू बी एन एक्सीलेंट कम्युनिकेटर वन नीड्स टू डेवलप बोथ द स्किल्स। दोनों होना जरूरी है। एक अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए आपको प्रॉब्लम सुननी भी पड़ेगी और आपको सॉल्यूशन के लिए बोलना भी पड़ेगा, दोनों चीज आनी चाहिए। ये किसी भी लेवल पे हो सकता है, ये कोई पॉलिटिकल लीडर के लेवल पे, अपने प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के लेवल पे हो सकता है, आपकी कंपनी में आपके सीनियर हैं, आपके बॉस हैं तो उनके लेवल पे हो सकता है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एज अ टीचर तो मेरे लेवल पे हो सकता है, तो ये कहीं भी पॉसिबल है। तो ऑब्वियसली ये स्किल होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, लिसनिंग इज नॉट अ पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस नहीं है, इसका मतलब ये है कि लिसनिंग एक एक्टिव प्रोसेस हुआ ना। आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा ना। मतलब अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप साथ में मोबाइल में गेम खेल रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, आप खाना बना रहे हो, आप कुछ और काम कर रहे हो, तो आपका ध्यान लगेगा जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर। आप सुन तो लोगे शायद, लेकिन समझ में नहीं आएगा। वो ईयर ड्रम्स पे आवाज तो लगेगी मेरी, लेकिन आपको उसका कुछ मतलब रिलेट नहीं होगा क्योंकि आपका फोकस ही नहीं। तो लिसनिंग का जो प्रोसेस है वो पैसिव नहीं हो सकता, मतलब कि साइड बाय साइड चल रहा है वैसा नहीं हो सकता। एक्टिव होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए उस पर, तो मैं जो बोलूंगा वो आपको रिलेट होने वाला है। तो ये सेंटेंस को भी आप हाईलाइट कर सकते हो। देखो सब्जेक्ट ही ऐसा है, यहाँ पे लाइन टू लाइन उठा के पूछते हैं, तो मैं इसलिए साथ साथ में हर सेंटेंस देखता जा रहा हूँ जहाँ मुझे लग रहा है कि एमसीक्यू में कुछ काम आएगा, तो आपको वो चीज़ रिलेट कराता जा रहा हूँ पहले ही। अभी थोड़ा लगेगा ऐसा बोरिंग सा, लेकिन एमसीक्यू में आपको ईजी लगेगा, फिर अदरवाइज उल्टा होगा, वहाँ टफ पड़ेगा। तो मैंने बोला एक्टिव लिसनिंग जो है वो जरूरी है, उसका कंसेप्ट हमने देख लिया। चलो, बोलना यही चाह रहे हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली प्रेजेंट होना, अलाइव होना, ध्यान देना जरूरी। अगर आप इन सब चीज़ों से कहीं से भी गायब हो तो फिर आपको बात समझ में नहीं आएगी। स्कूल में टीचर्स नहीं बोलते थे फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट? कभी ना कभी तो ये ताना सुना होगा आपने, है ना? और काफी बार सुना होगा, फिर तो आदत हो गई थी। बोले अभी देखना आएंगे टीचर, मेरी शक्ल देख के यही बोलेंगे, या फिजिकली प्रेजेंट एंड मेंटली एब्सेंट।
वो ऐसा क्यों बोलते हैं? बोले सामने बैठे तो हो, लेकिन ध्यान कहीं और ही है, खिड़की के बाहर देख रहे हो क्या चल रहा है। और अपना माइंड जब ऐसा होता भी था ना, मतलब पढ़ाई करने के लिए बोला है ना, तो उसके अलावा हर जगह ध्यान जा रहा है अपना। क्लासरूम में ऐसा कभी आपने एक्सपीरियंस तो किया ही होगा। ऑब्वियसली टीचर पढ़ा रहे हैं, अपने बोर हो रहे हैं, बोले क्या चल रहा है यार। तो किसका बैग जमीन पर पड़ा है, किसका बैग बेंच के ऊपर रखा है, दो लोगों के बीच में रखा है, खिड़की के बाहर कौन खेल रहा है, ग्राउंड दिख रहा है अगर स्कूल का तो और मुसीबत है, कोई कौन सा स्पोर्ट खेल रहा है, कौन सी क्लास के बच्चे हैं। हर चीज पे अपना ध्यान, पेड़ भी गिन रहे होते हैं क्लास के बाहर, बोले कितने पेड़ लगे हुए, सब जगह दिमाग चल रहा होता है। लेकिन बस जो बोला है ना पढ़ने के लिए, उसके अलावा पूरी दुनिया गिन ली हमने। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना, खिड़की के बाहर कितने पेड़ है, तो शायद आप सही जवाब दे दोगे। लेकिन क्लास में टीचर ने अभी क्या बताया, बोले पता नहीं। तो वहां पे वही बोला कि मेंटली भी प्रेजेंट होना जरूरी है। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो देखें आगे। पर्पस ऑफ लिसनिंग में अब कुछ नया नहीं है, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। लिसनिंग एंड हियरिंग ये फिर से आ गया, थोड़ा रिपीटेशन भी है, अपनी मॉड्यूल की लैंग्वेज है तो ये होने ही वाला है। अब इसमें जितना भी अंदर मिलेगा ना, मैंने सारी चीजें आपको बताई है अभी जो डिस्कस किया उसी के बेस पे। तो फिर हम वो टॉपिक वापस नहीं लेते, आप उसको मार्क कर लो, जब पढ़ोगे तो आपको सेम चीज मिल जाएगी। चलो अब कुछ टाइप ऑफ लिसनिंग स्किल्स, कुछ नया आया, देखें कुछ नया सीखें। फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ लिसनिंग। सबसे पहले पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। देखें इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ लिसनिंग वेयर बाय द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट साउंड्स, ये डिफरेंट साउंड्स होगा, डिफरेंट साउंड्स इज आइडेंटिफाइड। इसको हम बोल रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट करना ना, दो चीजों में डिफरेंस निकालना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप किसी भी चीज को, कोई कुछ बोल रहा है आप उसको समझ रहे हो ना, तो उसका जो साउंड आ रहा है उसके बेस पे आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो। इफ यू कैन नॉट हियर द डिफरेंसेस देन यू कैन नॉट मेक सेंस ऑफ द मीनिंग दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय सच डिफरेंसेस। अब ये लैंग्वेज के बेस पे हो सकता है, अच्छा बोलने के टोन के बेस पे हो सकता है। जैसे मैंने आपको बोला कि कोई गुस्से में बोल रहा है तो आपको समझ में आ रहा है, कोई प्यार से बोल रहा है तो आपको समझ में आ रहा है, कोई नॉर्मल टोन में बोल रहा है तो आपको समझ में आ रहा है। तो आप उसके बोलने के एक्सप्रेशन से भी तो समझते हो ना कि सामने वाले का मूड कैसा है और इंटेंशन क्या है। तो वो चीज यहाँ पे बोली है कि जो साउंड आ रहा है उसमें डिफरेंसेस ढूंढ के उसको रियलाइज करना और उसके बेस पे मीनिंग का कम्युनिकेशन सही तरीके से करना, तो दैट इज डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, ऐसा बोला है। आगे भी देख लेते हैं। वी लर्न टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन साउंड्स within our own language early and later are unable to discriminate between the phonemes of other languages। अब ये नया वर्ड आया phonemes, मीनिंग लिखवा देता हूँ, लिख लो आप भी साथ साथ में। phonemes का मीनिंग लिख लो ऊपर नीचे पेज पे कहीं पे भी, लेकिन ऐसे लिखना कि आपको बाद में रिलेट हो जाए। मैं मीनिंग डिक्टेट कर रहा हूँ, साथ साथ में लिखते जाओ। डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ साउंड, distinct unit of sound in a specified language, in a specified language which distinguishes, which distinguishes one word from another। वापस रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो। Distinct unit of sound in a specified language which distinguishes one word from another। ये उस सेंस में बोल रहे हैं कि जैसे आप कोई अल्फाबेट प्रोनाउंस करते हो, अल्फाबेट पी है, पी फॉर पैरट, बी फॉर बॉल, ठीक है, डी फॉर डेली, टी फॉर समथिंग एल्स, तो पी बी डी टी ए बी सी जो भी आप बोल रहे हो, तो हर अल्फाबेट का अपना एक साउंड होता है ना। मैंने पी बोला और मैंने ई बोला, तो दोनों के साउंड में थोड़ा बहुत फर्क है। तो साउंड के फर्क से अपने उसको पहचान लेते हैं ना कौन सा वर्ड मैंने बोला। अच्छा, स्पेसिफाइड लैंग्वेज पे भी तो डिपेंड करता है। अब ए बी सी डी इंग्लिश में होता है, हिंदी में भी ए बी सी डी होता है क्या? हिंदी में क्या होता है? पढ़ा है हिंदी गुजराती में किसी ने? आ हाँ ई मतलब, क ख हाँ क ख ग घ होता है ना। तो उसके भी हर वर्ड के अपने साउंड अलग अलग है ना। तो क बोलोगे और घ बोलोगे, ध बोलोगे, तो पता चलेगा ना कौन सा वर्ड है। तो ये फोनेम्स या जो फोनेटिक्स बोलते हैं ना इंग्लिश में, ये वो वर्ड है। तो बोला है कि हर वर्ड को या हर अल्फाबेट को उसके प्रोनाउंसिएशन से, उसकी साउंड से हम पहचान लेते हैं कि कौन सा वर्ड बोला उन्होंने। फिर अपने उसको लिखते हैं जैसा सिंबल हमें सिखाया गया, तो वो चीज़ तो होती है। तो कितनी बेसिक बात बोली है। Okay. This is one reason why a person from one country finds it difficult to speak another language perfectly, as they are unable to distinguish the subtle sounds that are required in that language। वो होता है कि एक्सेंट का फर्क आता है, पता है आपको?
अब आप जिस टोन में इंग्लिश बोलते हो, किसी अमेरिकन को इंग्लिश बोलते हुए सुना है कभी? लाइव आमने सामने, मूवीज में, टीवी पे, कहीं पे भी इंग्लिश गाने सुने? फर्क पड़ता है? समझ में आते हैं एक बार में Yes. पूरा गाना? इंग्लिश सॉन्ग सुनते हो तो पूरा सॉन्ग एक बार में समझ में आ जाता है? आधे लोग तो गाते भी रहते हैं लेकिन समझ में एक भी वर्ड नहीं आता, मेन वर्ड होता है ना वही समझ आता है, बाकी का तो पीछे कुछ भी चल रहा है ना, ऐसा होता है। वो एक्सेंट का फर्क है ना। अब वो फिर क्या होता है, उसके लिरिक्स पढ़ते हैं ना अपने गूगल पे जाके कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो हमें तुरंत से रिलेट हो जाता है, अच्छा ये वर्ड है। लेकिन वो जब बोल रहे होते हैं ना तो इतने फास्ट पेस पे सारे वर्ड्स हमें रिलेट नहीं होते, क्योंकि बोलने का फर्क है, साउंड का फर्क है, एक्सेंट का थोड़ा फर्क है, तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इनिशियल, ऐसा होता है। फिर धीरे धीरे अपने सीख जाते हैं। चलो आगे बढ़े। Likewise, a person who cannot hear the subtleties of emotional variation, अब ये नया वर्ड है सटल या subtleties, तो आप उसका मीनिंग लिख लो। सटल का मतलब है डेलिकेट, एक वर्ड है सटल, प्रोनाउंस करते हैं सटल लेकिन लिखते हैं SUBTLE, सटल। इट मीन्स डेलिकेट या डेलिकेसी, सटल। तो सटलटीज वैसे एक्चुअली वर्ड है सटल, सटल का मतलब है डेलिकेट। ये वर्ड काफी बार यूज होता भी है। सटल साउंड्स का मतलब डेलिकेट साउंड्स, छोटी छोटी बातें, मतलब कोई जब बात कर रहा है ना तो उसके टोन से आप थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो कि वो बेचारा इमोशनल है या परेशान है या गुस्से में है, ऐसा होता है। कभी आप ऐसे कुछ टेंशन में होते तो आपके पेरेंट्स से बात करते तो वो भी बोल देते बोले क्या हुआ, कुछ टेंशन है क्या, कुछ सोच रहे हो, कुछ दिमाग में चल रहा है, तो वो आपकी बात करने के तरीके से ना तुरंत से जज कर लेते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि आपके आपके बात करने का टोन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन माइनर सा भी डिफरेंस आता है ना, तो जो रेगुलर आपसे बात करते हैं उनको समझ में आ जाता है कि आज थोड़ा मूड कुछ गड़बड़ है, ऊपर नीचे कुछ प्रॉब्लम है, तो पूछ लेते हैं। तो सटल साउंड्स मतलब एकदम डेलिकेट डिफरेंसेस, जिससे आप सामने वाले के इमोशन को समझ सको, ऐसा। इमोशनल वेरिएशन जैसे बोला है, तो लाइकवाइज अ पर्सन हु कैन नॉट हियर द सटल्टीज ऑफ इमोशनल वेरिएशन in another person's voice will be less likely to be able to discern the emotions the other person is experiencing। अच्छा, आपके अंदर वो आर्ट ही नहीं है, सामने वाला बेचारा परेशान है, थोड़ा टेंशन में बात कर रहा है, थोड़ा इमोशनली बात कर रहा है, या थोड़ा गुस्से में है, फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन आपको ये सब समझ ही नहीं आता। आप मतलब एकदम ही केयरलेस हो उस मामले में कि सामने वाला टेंशन में है, खुश है, दुखी है, आपके लिए सब एक बराबर है। तो ऐसे ऐसे आप करोगे तो आप क्या सही मैसेज कम्युनिकेट कर पाओगे या सही मैसेज समझ पाओगे? ऐसा चलेगा नहीं। तो अगर कभी आप जैसे आगे जाके कभी कोई कॉर्पोरेट कंपनी में काम करोगे, किसी बड़े लेवल पे अपनी फॉर्म चलाओगे, आपका स्टाफ होगा, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई आपसे बात कर रहा है ना तो वो आपका एम्प्लॉय है, पार्टनर है, स्टाफ मेंबर है, हो सकता है उसका कुछ पर्सनल लाइफ में इशू हो, उसका मूड खराब है, आज गुस्से में है, और आपने उसको और डांट दिया, तो आपको उसके बात करने के तरीके से बिल्कुल रियलाइज ही नहीं हुआ कि आज थोड़ा सा इसकी बात करने के टोन में डिफरेंस है, कुछ परेशान लग रहा है। तो ये सब चीजें अगर आप समझोगे नहीं ना तो आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो बोलना यही चाह रहे हैं कि अगर आप उसके इमोशनल वेरिएशन को नहीं समझोगे तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम, मजा नहीं आएगा उस चीज का। तो इसलिए ये चीज का ध्यान रखना और ये सीखना जरूरी है। अब इसमें एक और वर्ड यूज किया इन्होंने, डिसर्न, दिख रहा है सेकंड लाइन में, विल बी लेस लाइकली टू बी एबल टू डिसर्न द इमोशंस ऑफ अदर पर्सन। इसका मीनिंग लिख लो, टू सी और नोटिस समथिंग विथ डिफिकल्टी, to see or notice something with difficulty। To see or notice something with difficulty। ठीक है, डन यहाँ तक। चल आगे बढ़ रहे हैं। फिर बोला है कॉम्प्रीहेंशन लिसनिंग। अब देखें ये कौन सा टाइप है। नेक्स्ट स्टेप बियॉन्ड डिस्क्रिमिनेटिव बिटवीन डिफरेंट साउंड एंड साइट्स इज टू मेक सेंस ऑफ देम। अब सेंस पे आ रहे हैं, टू कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग। कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है वो भी लिख लो, तो नए नए वर्ड्स हैं, आपको डिक्शनरी मीनिंग ही लिखवा रहा हूँ। कॉम्प्रीहेंड का मतलब है टू अंडरस्टैंड समथिंग कंप्लीटली, टू अंडरस्टैंड समथिंग कंप्लीटली, comprehend, comprehensive, to understand something completely। यहाँ बोल रहे हैं कॉम्प्रीहेंशन लिसनिंग में जो सामने वाला बोल रहा है उसकी बात को डिटेल में और प्रॉपरली समझने की कोशिश की जाएगी, दैट इज कॉम्प्रीहेंसिव लिसनिंग। और बोला है देखो, टू कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग इट रिक्वायर्स फर्स्ट हैविंग अ लेक्सिकन ऑफ वर्ड्स एट आवर फिंगर टिप्स and also all rules of grammar and syntax by which we can understand what others are saying। तो एक और वर्ड आ गया लेक्सिकन।
ठीक है, तो लेक्सिकन का मतलब भी लिख दो, काफी सारे वर्ड्स आएंगे तो जगह रखना उसमें। ऑल द वर्ड्स एंड फ्रेजेस, लेक्सिकन का मीनिंग बता रहा हूँ। ऑल द वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज्ड in a particular language, all the words and phrases used in a particular language। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला है कि कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग के लिए, डिटेल में किसी बात का मतलब समझने के लिए, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि सामने वाला जो लैंग्वेज बोल रहा है आपको उसकी ABCD पूरी पता होनी चाहिए, उसके फ्रेजेस या जो उसमें सेंटेंसेस पॉपुलरली यूज होते हैं वो समझ में आने चाहिए, और उसका ग्रामर और उसका सिंटेक्स मतलब उसका बोलने का तरीका, तो उसका मतलब क्या है, तो वो सारी चीज़ों पे आपका अगर फोकस नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, तो आप सामने वाले की बात नहीं समझ पाओगे, ऐसा होता है। और अपने यहाँ ये इंडिया में तो रीजनल लेवल पे भी काफ़ी होता है, तो दो स्टेट के लोग हैं अलग अलग, उनके भी बोलने में डिफरेंस होता है, अब कोई गुजराती में बोल रहा है, कोई हिंदी में बोल रहा है, ठीक है, तो उसके टोन में, उसके सेंटेंसेस में, उसके लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, तो उस वजह से कितनी बार अपने सामने वाले की बात कंप्लीटली समझ नहीं पाते कि भाई आपको हिंदी आती है, आपको गुजराती नहीं आती, आप कोई गुजराती में बात कर रहे हैं तो आप उसको रिलेट नहीं कर पाओगे वो क्या बोल रहा है। तो लेक्सिकन का मतलब है कि अगर आपको उस लैंग्वेज का पूरा नॉलेज हो तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, चलो आगे देखें। अब बाकी चीजें इसके नीचे जो है वो आपको समझ में आ जाएंगी, मैं सिर्फ बता देता हूँ, अगर कोई वर्ड अगर नया बताना है या ऐसा कुछ है तो वो देख लेते हैं। सेकेंड लास्ट पॉइंट में देखना, इन कम्युनिकेशन सम वर्ड्स आर मोर इम्पोर्टेंट एंड सम लेस, so the and comprehension often benefits from extraction of key facts and items from a long spell। ये स्पेल बोला, स्पेल का मतलब है स्पीच, स्पीच या स्टोरी, स्पीच या स्टोरी, वर्ड का मीनिंग लिख लो, स्पीच या फिर स्टोरी। ठीक है, इन शॉर्ट यही बोला है कि हम किसी की बात समझ रहे हैं तो उसकी स्टोरी से उसका मतलब निकालने की कोशिश करते हैं कि वह बोलना क्या चाह रहा है। फिर नेक्स्ट, क्रिटिकल लिसनिंग, लैंग्वेज देख लेते हैं, पहले पॉइंट में डेफिनेशन मिल जाएगी। क्रिटिकल लिसनिंग इज लिसनिंग इन ऑर्डर टू इवेल्युएट एंड जज, फॉर्मिंग ओपिनियन अबाउट व्हाट इज बीइंग सेड। अब यहाँ पे आप थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हो, थोड़ा जजमेंट दे रहे हो कि सामने वाला जो बोल रहा है ना, आप उससे जज करने की कोशिश कर रहे हो उसको, और अपने मन में उसके लिए ओपिनियन बना रहे हो। ऐसा कब होता है, जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर कोई स्पीच दे रहा है, होता है लीडर्स की रैलीज होती है, स्पीच होती है इलेक्शन के टाइम पे, तो वो जो बोल रहे होते हैं उन उसको सुन के आप अपने मन में एक इमेज बना लेते हो ना कि यार ये अच्छा बंदा है या नहीं है, इसको वोट देना चाहिए फ्यूचर में, नहीं देना चाहिए, या ये कंट्री को संभालने के लायक है या नहीं। तो उसकी बातों से आप उसको क्रिटिसाइज कर लेते हो, जज कर लेते हो, और अपने माइंड में एक ओपिनियन बना लेते हो उसके बारे में, तो दैट काइंड ऑफ लिसनिंग इज क्रिटिकल लिसनिंग। ठीक है, ठीक है, ये स्टार्टिंग में आपके लेवल पे भी हो सकता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप फर्स्ट टाइम मेरे से पढ़ रहे हो, अभी तो आप रेगुलर पढ़ते हो तो आपको पता है मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ कैसे नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप आए, बात की, या आपने मेरा कोई डेमो सेशन या ऐसा कुछ देखा होगा, तो उस टाइम पे पता है आप भी क्रिटिकल लिसनिंग ही कर रहे थे, क्योंकि वो डेमो लेक्चर देखने का आपका पर्पस क्या था कि भाई ये बंदा पढ़ाएगा तो हमें समझ आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो आप उस सेंस से तो देख रहे थे, दैट इज वेरी कॉमन, ऑब्वियस है कि भाई आप मेरे पास ज्वाइन करने वाले हो, आपका करियर है आगे, आपको एग्जाम देना है, तो आप ये जज तो करोगे ना कि सामने वाला मुझे पढ़ा रहा है तो मुझे समझ में आता है कि नहीं, या उसको पढ़ाना आता है कि नहीं, बेसिक चीज तो यही है। तो मेरे फर्स्ट लेक्चर से जब आप मुझे देख रहे थे ना, तो दैट टाइम इट वाज अ क्रिटिकल लिसनिंग, आप जज कर रहे थे कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन क्लियर है या नहीं। हाँ, एक बार समझ में आ गया तो अब तो प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है कि नहीं ये पढ़ा रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, तो नेक्स्ट टाइम आप मुझे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, मुझे जज करने की कोशिश नहीं करोगे, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। तो अभी तो अपने कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग में जाएंगे ना, कि कंप्लीटली हम समझने की कोशिश करें कि सामने वाला बोल क्या है वैसा। तो देखो बोला है यहाँ पे, जजमेंट इंक्लूड्स असेसिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, अग्रीमेंट्स, अप्रूवल्स, तो आप उसको जज कर रहे हो वैसा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, बायस लिसनिंग। Biased listening happens when the person hears only what they want to hear, typically misinterpreting what the other person says based on the stereotype and other biases they have। Biased का मतलब क्या है कि मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन आप सुनना वही चाहते हो जो आपके दिमाग में, ऐसा होता है जब आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं ना, कितनी बार तो ये प्रॉब्लम आती है। अच्छा, ये अभी 1 मिनट में एंड हो जाएगा तो आप कनेक्ट कर लेना फिर से। हाँ, तो बायस लिस्टिंग में यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर कोई सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, आप उसको मिस इंटरप्रेट ही किए जा रहा है, उसकी बात का गलत मतलब निकाले जा रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है कि वो गलत बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है,
या वो नेगेटिव सेंस में बोल रहा है, तो आप पॉजिटिविटी दिखाई नहीं रहे, और उस वजह से क्या हो रहा है, तो कन्फ्यूजन बढ़ता जा रहा है। तो बायस लिस्निंग में जनरली ये होता है, और ये तब होता है जब हम झगड़ा करने के मूड में होते हैं, या सामने वाले की बात को समझने से ज्यादा उसकी गलतियां निकालने के मूड में होते हैं, तब क्या होता है, बायस लिस्निंग हो जाती है। दैट इज वेरी ऑब्वियस, ये किसी के साथ भी हो सकता है, बट इस पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है कि सामने वाले की बात का मतलब समझो, बस ये मत इंटरप्रेट कर लो कि जो हम सोच रहे हैं वो वैसे ही बोल रहा है, हो सकता है उसका सेंस कुछ और। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे बायस लिसनिंग की, जो हमने लास्ट में देखा। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज इवेल्युएटिव लिसनिंग। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है, कोई पॉइंट में कोई डाउट? ठीक है, मीनिंग क्लियर है सबका? नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। इवेल्युएटिव लिसनिंग में क्या बोल रहे हैं? इन इवेल्युएटिव लिसनिंग और क्रिटिकल लिसनिंग वी मेक जजमेंट्स अबाउट व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। थोड़ा ध्यान से समझना। वी सीक टू असेस द ट्रूथ ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड, मतलब जो बोल रहा है उसका सच क्या है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। वी ऑल्सो जज व्हाट दे से अगेंस्ट आवर वैल्यूज, असेसिंग देम एज गुड और बैड, वर्दी और अनवर्दी। अपने इवेल्युएट कर रहे हैं, तो उसमें तो वही है जो सामने वाला बोल रहा है ना, उसकी बात को तोल मोल के हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बंदा अच्छा है या बुरा है, ये सुनने लायक है या नहीं है, वर्दी है या अनवर्दी है। तो वो किस बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे हैं? उन्होंने बोला वी ऑल्सो जज व्हाट दे से अगेंस्ट आर वैल्यूज। इस बेसिस पे भी तो हम जज करते हैं किसी को। और वैल्यूज का मतलब हमारी सोच क्या है, हमारे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है, हमारा कल्चर क्या है, हमारा रिलीजियन क्या है, तो वो सारी चीज़ें भी होती है ना। तो अगर कोई उसके अगेंस्ट बोलता है, जो आपका बिलीफ है, जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा मानते हो, तो उसके अगेंस्ट बोलेगा तो आप उसको अपने फेवर में नहीं मानोगे। फिर वो जो बोलेगा हो सकता है आपको वर्दी ना लगे, आपको लगे कि फालतू बात कर रहा है, इसका कोई सेंस तो है नहीं, ये बेकार बंदा है, तो आप उसके अगेंस्ट भी हो जाओगे। तो दैट काइंड ऑफ इवेल्युएशन, इवेल्युएटिव लिसनिंग इज पर्टिकुलरली पर्टिनेंट the other person is trying to persuade us। persuade का मतलब to convince। ठीक है, मीनिंग लिख सकते हो उसका। persuade करने का मतलब है to convince someone, to try to convince। perhaps मतलब possibly या maybe, perhaps का मतलब है possibly या maybe। to change our behavior and maybe even to change our belief। अगर आपको कोई चेंज होने को बोलता है, तो आप एकदम से उस पर ट्रस्ट नहीं करते, पहले तो आप उसको डाउट करते हो। ये कॉमन साइकोलॉजी है कि यार मैं अपने आप को चेंज क्यों करूं, मेरी सोच और जो मेरा थॉट प्रोसेस है, जिस चीज़ को मैं सही मानता हूँ, जिस चीज़ को गलत मानता हूँ, मैं उसको चेंज करने के बारे में क्यों सोचूं? पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आप जो बोल रहे हो उसमें कितनी सच्चाई है। एक हर किसी का अपना अपना बिलीफ होता है, छोटे छोटे बिलीफ होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं। बेसिक चीज़ें बोलो तो खाने पीने का तरीका हो सकता है, कपड़े पहनने का तरीका हो सकता है, बात करने का, बिहेव करने का तरीका हो सकता है, बहुत छोटी छोटी बातें। उसमें अगर आपको कोई चेंजेस करने को बोलेगा, तो पहले तो आप उसको इवेल्युएट करोगे कि वो जो चेंज आप में लाने की कोशिश कर रहा है, वो चेंज अच्छा है या बुरा है। फिर आपको लगेगा नहीं यार, सामने वाले की बात गलत नहीं है, हमारा बिहेवियर गलत है, तो हमें अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। तो आप कन्विंस हो जाओगे तो फिर आप चेंज करोगे। और अगर आपको लगेगा नहीं यार हम सही है, गलत बात कर रहा है, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर आप उसको फॉलो नहीं भी करोगे। तो दैट डिपेंड्स कि आपका इवेल्युएशन क्या कहता है। वैसा हर कोई आपको आके कुछ भी बोलेगा और आप अपने आप को चेंज कर लोगे, तो वैसा तो होने वाला नहीं। Within this, we also discriminate between the subtleties of the language and comprehend the inner meaning of what is said। वही आ गया, subtleties of the language का मतलब है लैंग्वेज में छोटे छोटे वेरिएशंस, इमोशनल वेरिएशंस, छोटी छोटी बातें, उसका बोलने का तरीका, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज। कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग मतलब डिटेल में जाके कंप्लीट मीनिंग को समझने की कोशिश करना। ये जनरली कब होता है पता है? जब अपने कोई प्रवचन सुन रहे होते हैं ना किसी का, कोई ऐसे बाबा हो या कोई गुरुजी हो, ठीक है, तो जिनको आप मानते हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो, जो भी आपकी कास्ट कम्युनिटी होगी, तो आपके कोई ऐसे धर्म गुरु होंगे या कोई ऐसे रिलीजियस प्रीचर्स होंगे जो प्रवचन देते होंगे, या उनका कोई सत्संग होता होगा, ऐसा कुछ भी होगा। तो अगर आप उनको मानते हो और आप उनका सत्संग या ऐसा कोई उनकी पूजा पाठ अटेंड करते हो, कोई ज्ञान की बातें कर रहे हैं, तो आप उनको किस तरीके से इवेल्युएट करते हो? उनके अगेंस्ट जाके सोच रहे हो तो, या फिर आप वो जो बोल रहे हो सीखने की कोशिश करते हो? अगर आप उनमें बिलीव करते हो ना कि भाई ये तो हमारे धर्म गुरु हैं, ये जो बोलते हैं ये बहुत बड़े हैं, इनको इतना अच्छा नॉलेज है, तो फिर आप है ना उनकी हर बात पे फोकस करने की कोशिश करते हो कि ये जो सिखा रहे हैं ना वो अच्छा है, और हमें उसको अपनी लाइफ में अडेप्ट करना है, वैसा अपने सोचते हैं, पता है। लेकिन अगर ऐसे कोई टीवी पे कोई बाबा वाबा नहीं आते, न्यूज चैनल पे आ रहे होते हैं, वो अपने को पता है वो टीआरपी के लिए होते हैं, उनको कोई ज्ञान व्यान देने की जरूरत नहीं है, तो अपने पहले उनको जज करते हैं कि इसको खुद को कुछ समझ में आता भी है कि नहीं।
उसकी 2-4 बातें अपन सुनेंगे, फिर उसको अपने को लगेगा कि नहीं, अपने बिलीफ से तो अगेंस्ट ही जा रहा है और जो हमारे धर्म में हमें सिखाया है वो सही है, तो फिर अपने वही फॉलो करें। तो इवैल्यूएशन तो आप कर ही लेते हो ना, क्या सही है क्या गलत है, दैट इज इवैल्यूएटिव लिसनिंग। अब क्रिटिकल और इवैल्यूएटिव कहीं ना कहीं सिमिलर पैटर्न पे जा रहा है, वो हमने देखा। वापस जब आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो दोनों में थोड़ा वर्ड्स का डिफरेंस आप निकाल पाओगे, तो इसलिए बहुत सारी सिमिलैरिटीज दोनों में है। इट इज करेक्ट, वो एक फैक्ट है। टिपिकली ऑल्सो वी वे अपॉन द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, determining whether it makes sense logically as well as whether it is helpful to us. Pros and cons का मतलब क्या होता है? Advantage and disadvantage, plus points and minus points, that is pros and cons. तो pros का मतलब उसके benefits, cons का मतलब उसके negative aspects. तो कोई भी argument चल रहा है ना, तो हम पहले ये जज करने की कोशिश करते हैं कि इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, और जो सामने वाला बोल रहा है क्या उसका लॉजिकली कोई सेंस बनता भी है और इससे हमें कोई फायदा है। नहीं तो बोलते हैं ना, इस बंदे से आर्ग्यूमेंट करके कोई फायदा नहीं, ऐसा होता है। कितने लोगों को आर्ग्यूमेंट करने में बहुत खतरनाक टैलेंट होता है। आप उनके सामने जितना बोलोगे ना, आप 2 बोलोगे वो 4 बोलेंगे, और अगर आपने 4 बोल दी ना तो वो 30-40 बोल देंगे। आप थक जाओगे सुनते सुनते, इतना आर्ग्यू करेंगे, लेकिन अपनी मिस्टेक नहीं मानेंगे कि यार गलती हमसे हो गई है या हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है। तो कुछ लोगों का ऐसा पैटर्न होता है कि वो बात को नहीं समझेंगे, वो जो अपनी करनी वही करेंगे। तो अपने क्या बोलते हैं, बोले यार इससे बात करना मतलब पत्थर में सर मारने के बराबर है, कोई फायदा नहीं इसको बोलने का, ये जो करना वही करेगा, आर्ग्यूमेंट ही करता रहेगा, छोड़ो बात ही नहीं करेगा। तो आपने इवेल्युएट कर लिया है कि इस पर्सन से और आगे बात करने का मतलब है अपना टाइम वेस्ट करना, जिससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं, ना ही वो सुधरने वाला है। तो छोड़ दो उसको, जो करता है करने दो, उसके मुंह मत लगो। दैट काइंड ऑफ इवेल्युएशन। ठीक है, तो ये बात हो रही है। ओके, इवेल्युएटिव लिसनिंग का और भी एक नाम है, 2-3 नाम रखे हैं इसको। वो नहीं होता है, एक घर का नाम होता है, आपका भी होगा, एक आधार कार्ड वाला नाम जो मुझे पता है, एक आपका घर का नाम होगा जो मुझे या हमको नहीं पता है किसी को। स्कूल में दोस्तों ने नाम रखा है, बिल्डिंग के दोस्तों ने नाम रखा है, तो इस टाइप के इसके भी नाम। इवेल्युएटिव लिसनिंग को आपने बोल रहे क्रिटिकल लिसनिंग, जजमेंटल लिसनिंग, इंटरप्रिटेटिव लिसनिंग, तो 2-3 नाम दे रखे हैं। एमसीक्यू के लिए लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट पे चल रहे हैं, दैट इज अप्रिशिएटिव लिसनिंग। अब ये आपको नाम से पता चल जाएगा। अप्रिशिएटिव लिसनिंग मतलब जब आप सामने वाले की बात सुनते सुनते उसको अप्रिशिएट करते जा रहे हो कि नहीं नहीं सही बोल रहे हो आप, बहुत अच्छा बोल रहे हो, ये वो, तो आप किसी के फेवर में ऑलरेडी, जो बोल रहा है ना उसके फेवर में, दैट इज अप्रिशिएटिव लिसनिंग। बड़ा बेसिक है। इसमें भी एक वर्ड है लैंग्वेज वो मीनिंग वाला। वी यूज अप्रिशिएटिव लिसनिंग व्हेन वी आर लिसनिंग टू गुड म्यूजिक, पोएट्री, और मे बी इवन स्टरिंग वर्ड्स ऑफ अ ग्रेट लीडर। ये नया वर्ड आया स्टरिंग, उसको अंडरलाइन कर लो। उसका मीनिंग मैं आपको लिखवा देता हूँ, मैंने भी ढूंढ के रखे हैं सारे। स्टरिंग का मतलब है टू मेक समबडी फील अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, टू मेक समबडी फील अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। अच्छा, आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो, पता है कभी ऐसे थोड़ा मूड खराब है, सैड फील कर रहे हो, तो गाने भी कैसे अच्छे लगते हैं, तब सैड सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, होता है ऐसा। तो एक्चुअली गानों के हिसाब से अपना मूड चेंज नहीं होता है, मूड के हिसाब से अपन गाने सुनते हैं, ये चीज होती है। जब मूड खराब है ना तो दुखी दुखी गाने याद आ रहे होते हैं सारे। ऐसा हुआ होगा कभी, रीजन कोई भी हो सकता है दुखी होने में, लेकिन कभी मूड खराब है तो यार सैड सॉन्ग बजाने का मजा आ रहा है। फिर कभी आपका मूड बहुत अच्छा है, एकदम ऐसे पार्टी करने का मन हो रहा है, घूमने फिरने का मन हो रहा है, तब अगर वही दुखी गाना किसी ने बजा दिया तो आपको अच्छा लगता है उस मोमेंट पे? नहीं। पता है, वही गाना जो कल रात को दुखी थे, आप परेशान थे, किसी को याद कर रहे थे, तो मजा आ रहा था सुन के कि ये गाना मेरी इमोशन से रिलेट हो रहा है, तो आपको अच्छा लग रहा था, अप्रिशिएट कर रहे थे उसको। आज आपका मूड अच्छा है, दोस्ती हो गई वापस। अब वही गाना कोई बजा रहा है ना दुखी वाला, तो आपको गुस्सा आ रहा है, बोले बंद कर यार, क्या रोने धोने वाले गाने बजा रहा है, कुछ अच्छा पार्टी सॉन्ग लगा, है ना। तो आपके मूड के हिसाब से आप गाना चुनते हो, वैसा होता है। तो कभी आप एक गाने को अप्रिशिएट करते हो, कभी नहीं करते हो। यहाँ पे वही बोला है कि अप्रिशिएटिव लिसनिंग में अच्छा म्यूजिक, अच्छी पोएट्री, आप उस चीज का मजा ले रहे हो, उसको एंजॉय कर रहे हो, तो अप्रिशिएट कर रहे हो। अब ये स्टरिंग वर्ड्स में जैसे मैंने बोला कि एक इमोशन आपके अंदर जो है उसको जगाना या उसको प्रमोट करना, तो किसी लीडर की बात सुन के आपके मन में ऐसे इमोशंस आ जाएंगे अपने कंट्री के लिए। अब मोदी जी अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं देश के लिए कि भाई देश के लिए ये करना है, वो करना है, आगे बढ़ना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो पता है उनकी स्पीच सुन के, या कोई भी और लीडर हो सकते हैं जो कंट्री के लिए बोल रहे हैं, तो आपके मन में भी ऐसी एक पेट्रियोटिक फीलिंग आ जाती है, बोले नहीं नहीं बात तो सही है यार, अपना कंट्री है, ग्रो करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, हमें भी मेहनत करनी चाहिए। मोदी जी ने बोला भाई आप यंगस्टर्स हो, आपके योगदान से देश आगे बढ़ेगा, तो आप में भी जोश आ गया, बोले हाँ योगदान तो देना पड़ेगा, तो चलो आज एक चैप्टर ज्यादा पढ़ेंगे, हमारा योगदान तो इस लेवल पे यही हो सकता है। तो आपके अंदर ना ऐसे पढ़ाई का इमोशन आ गया, तो उनकी बातों से आपके अंदर एक है ना जोश जगा दिया उन्होंने। दैट इज द स्टरिंग वर्ड्स ऑफ अ लीडर, वैसे उस सेंस में। तो आप उस चीज को अप्रिशिएट करते हो।
ऐसा होता है, बोले मोदी जी बोल रहे हैं नहीं देश को आगे ले जाना है, आप बोल रहे हो अरे ये क्या करना है, देश को आगे ले जाना है, उसको पीछे रहने तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसा नहीं बोलोगे, आप उस बात को अप्रिशिएट करोगे ऐसा। नेक्स्ट है सिंपैथेटिक लिसनिंग। जैसे दो वर्ड्स होते हैं, बोलते हैं सिंपैथी और एम्पैथी। किसी को कुछ आइडिया है क्या इसके बारे में? दोनों वर्ड सेम होते हैं, डिफरेंट होते हैं? डिफरेंट। क्या फर्क है, थोड़ा बहुत अपने वर्ड्स में भी पहले समझा दो, डिक्शनरी मीनिंग नहीं चाहिए। एम्पैथी मतलब किसी के साथ जो हुआ है उस कंडीशन में अपने आप को रख के उस सिचुएशन को हाँ फील करना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और सिंपैथी में? सिंपैथी मतलब दूसरे के बारे में केयर करना या सिंपैथाइज करना। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मीनिंग सही बताया। देखो एम्पैथी और सिंपैथी में फर्क है। एम्पैथी का मतलब क्या है कि सामने वाला जिस सिचुएशन में है, परेशान है, दुखी है, आप अपने आप को उस सिचुएशन में रख के उसका दर्द महसूस कर पा रहे हो कि यार मैं अगर इसकी जगह होता तो पता नहीं क्या हालत होती, मतलब उतना डीप में जाके आप सोच रहे हो, वैसा है। तो दैट इज एम्पैथी। और सिंपैथी में क्या होता है कि देखो सामने वाले के साथ कुछ बुरा हुआ, उसका नुकसान हुआ, आप उस चीज को समझ रहे हो, लेकिन आप उसकी जगह अपने आप को रख के उतना डिटेल में नहीं जा रहे। ठीक है, उसको दुख है, उसको परेशानी है, आप उस चीज से उसको सपोर्ट करते हो, लेकिन उतना डिटेल में जाके आप उसका दुख समझने की बहुत ज्यादा कोशिश नहीं कर रहे हो, उसकी मदद कर रहे हो। बट एक सिंपैथी का एक लेवल या एक लिमिटेशन आ जाती है। एम्पैथी में तो ऐसा है कि आप अपने आप को उसकी जगह रख के देख रहे हो कि बेचारा कितना तकलीफ में होगा, तो आपको भी रोना आ गया, बोले यार मैं होता तो पता नहीं कैसे फेस करता ये, ठीक है, तो आप कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गए। तो दैट इज बीइंग एम्पैथिक। तो सिंपैथेटिक लिसनिंग और एम्पैथेटिक लिसनिंग में ज्यादा फर्क है। सिंपैथी में आपको उसके साथ सिंपैथी है, यू नो कि हाँ भाई बेचारा परेशान है, बट आप उसको पर्सनली नहीं ले रहे हो, मतलब अपने माइंड पे उसको इतना इम्पैक्ट नहीं करने दे रहे हो कि आप खुद भी इमोशनल हो जाओ और परेशान हो जाओ। और एम्पैथी में सिचुएशन थोड़ी सी और डिटेल में चली जाती है। तो ये एक डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। तो दोनों की लैंग्वेज पढ़ना, जो क्वेरीज आएंगी आप निकाल के लेके आना, बाकी मीनिंग तो मैंने आपको बता ही दिया। और कोई वर्ड्स और मिलते हैं ना, जैसे मैं तो मीनिंग जितना ढूंढे मैं आपको बताता जाइए, कोई और वर्ड निकले जिसका आपको मीनिंग नहीं पता है तो वो आप भी ढूंढ सकते हो या मुझे भी पूछ लेना, तो अपने डिस्कस करके उसको कंप्लीट कर लेंगे। जैसे आप देखना ये एम्पैथेटिक वाले में एक वर्ड दिख रहा है मुझे, न्यूएंसेस करके, फर्स्ट पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट में लास्ट लास्ट में लिखा है, क्लोज अटेंशन टू द न्यूएंसेस ऑफ इमोशनल सिग्नल। तो इसका वर्ड का मीनिंग आपको लिखवा देता हूँ, नोट कर लो। न्यूएंसेस का मतलब क्या है? अ वेरी स्मॉल डिफरेंस, अ वेरी स्मॉल डिफरेंस इन मीनिंग, इन मीनिंग, कॉमा करके आगे फीलिंग्स, फिर इसके बाद साउंड एटसेट्रा। अ वेरी स्मॉल डिफरेंस इन मीनिंग, फीलिंग्स, साउंड एटसेट्रा। तो एम्पैथेटिक लिसनिंग में हम ये छोटी छोटी बातों पे, सामने वाले के बोलने की साउंड में थोड़ा सा टोन में फर्क आ गया, उसकी उसका बोलने का मतलब शायद कुछ और है, उतना डीप में जाके अपने सोच रहे हैं, दैट इज एम्पैथेटिक लिसनिंग। नेक्स्ट है थेरेपेटिक लिसनिंग। थेरेपी वर्ड तो सुना है ना, थेरेपी क्या होता है? बेसिक मीनिंग तो बता दो, थेरेपी तो सबने सुना होगा, कॉमन सा वर्ड है थेरेपी। फिजियोथेरेपी, मेंटल थेरेपी, कुछ सुना है ऐसा कभी किसी ने? क्या होता है, मतलब क्या होता है? कुछ तो पता होगा, बोलो ना जो समझ में आता है तो। थेरेपी वर्ड कभी सुना आपने किसी ने? चेक करना। क्या, वापस बोलना क्या? चेक करना। चेक करना नहीं, थोड़ा बेटर मीनिंग चाहिए, और कुछ? थेरेपी का मतलब देख कहीं पे भी वर्ड सुना नहीं है क्या? बोलने में कुछ शर्मा रहे हो, बोलो, किसी को पता ही नहीं? थेरेपी का मतलब क्या होता है? किसी को ट्रीटमेंट देना ना, किसी का इलाज करना, किसी को ठीक करना। फिजियोथेरेपी नहीं होती, किसी को चोट लग गई है तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है? उसको वॉक करवाता है, एक्सरसाइज करवाता है। अगर पैर में लग गई है, हाथ में लग गई है, तो मूवमेंट नहीं हो रहा है तो उसको ठीक कर रहा है, दैट इज थेरेपी। तो थेरेपी मतलब किसी का इलाज करना, किसी को ट्रीट करना, किसी को अच्छा फील करवाना, दैट इज थेरेपी। तो उसी से है थेरेपेटिक लिसनिंग। तो यहाँ पे बोला है कि द लिसनर हैज अ पर्पस ऑफ नॉट ओनली एम्पथाइजिंग विद द स्पीकर but also to use this deep connection in order to help the speaker understand, change or develop in some way. अब जैसे आपका कोई दोस्त है, बड़ा क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, BFF वाला हैशटैग लगाते हो आप उसके साथ, तो वैसे आपका कोई अच्छा फ्रेंड है और वो बेचारा परेशान है, दुखी है, और आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, तो आप क्या करते हो?
रिएक्ट कैसे करते हो। अब दोस्तों का भरोसा नहीं है, पहले तो हंसते हैं अपने मुंह पे, है ना, ऐसा भी होता है। कभी एकदम सीरियस प्रॉब्लम लेके जाओ ना, तो सच्चे दोस्त तो वही होते हैं जो पहले तो मजाक ही उड़ाएंगे, बोले क्या रो रहा है लड़कियों की तरह, बोले लड़कियां भी कहाँ रोती है आजकल, रोता कोई नहीं है, लड़कियों की तरह क्या होता है, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट बोले यार प्रॉब्लम है, टेंशन है, तो पहले तो मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, तो एक दूसरे का, फिर बाद में यार लगता है नहीं यार बेचारा सीरियस है, कुछ प्रॉब्लम हुई है सच में, तो फिर ध्यान से सुनते हैं कि नहीं हुआ क्या बता। अब जब ऐसे केस में आपका फ्रेंड है, वो आपकी बात सुन रहा है और आप उसको अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो, तो उसका इंटेंशन क्या है, आपको और परेशान करना या आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, आपकी हेल्प करना, क्या इंटेंशन होता है आपका, क्या इंटेंशन होता है एज अ फ्रेंड, तो आपका दोस्त दुखी है तो सॉल्व करना प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोच होती है ना आपकी। आप जब वो प्रॉब्लम बता रहा होता है ना, आप इलाज सोच रहे होते हैं, क्या इसकी बात सुनता जाऊं, समझता जाऊं, और कैसे इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसका कुछ सॉल्यूशन उसको दो, तो आप उसको संभालने की कोशिश करते हो ना, परेशान थोड़ी करते हो। तो थेरेपेटिक लिसनिंग में वही है कि जो लिसनर है वो सिर्फ एम्पथाइज नहीं करता, एम्पथाइज तो वो कर ही रहा है, बट क्योंकि सामने वाले के साथ उसका डीप बॉन्डिंग है, कनेक्शन अच्छा है, तो वो ये कोशिश करता है कि पहले मैं इसकी बात समझ लूं और उसमें उसको कुछ हेल्प करने की कोशिश करूं, उसको कोई सॉल्यूशन दूं जिससे वो आगे बढ़ सके उस सेंस में, दैट इज थेरेपेटिक लिसनिंग, ठीक है। तो ये एम्पथाइजिंग के बाद का नेक्स्ट स्टेप हो गया, वैसे आप समझ सकते हो, और मीनिंग समझ आया यहाँ तक। देखो इसमें भी कुछ डिक्शनरी वर्ड है, मिल ही जाएगा आपको। ये वर्ड लिखा है कैथार्टिक, सेंटेंस पढ़ देता हूँ मैं। दिस नॉट ओनली हैपेंस व्हेन यू गो टू सी अ थेरेपिस्ट बट ऑल्सो इन मेनी सोशल सिचुएशंस। हाँ थेरेपिस्ट की बात तो की है, तो वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मेंटल थेरेपी कभी ऐसा सुना है? तो किसी को कभी होता है कोई इंसान परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, टेंशन में है, तो बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स भी होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, आपकी बात सुनते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या है, और आपको कुछ सॉल्यूशन देते हैं। तो कभी कोई डिप्रेस हो गया, ऐसा कुछ हुआ हो, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो। वो जो थेरेपिस्ट होता है, आप उसके पास जाओ, वो पूछेगा प्रॉब्लम क्या है, जरा डिटेल में बताओ, तो आप अपनी सारी प्रॉब्लम उसको डिटेल में बता रहे हो, वो नोट डाउन करता जा रहा है। अब उसका इंटेंशन सिर्फ आपकी बातें सुनना, गॉसिप करना नहीं है कि भाई इसकी प्रॉब्लम सुनो तो सबको जाके बताओ। उसका इंटेंशन ये है कि भाई इसकी प्रॉब्लम सुनो और उसमें से सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूं कि रूट कॉज क्या है, प्रॉब्लम की जड़ क्या है, और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो फिर वो उसके ऊपर आपको कुछ थेरेपी देगा, कुछ बातें समझाएगा, हो सकता है कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन भी दे, लेकिन आपको ठीक करने की कोशिश करेगा। तो दैट इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ थेरेपेटिक लिसनिंग, ठीक है। और सोशल सिचुएशन तो मैंने आपको बताया, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली आपकी प्रॉब्लम को सुन के उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करती है, वैसा। यहाँ पे बोला है कि कैथार्टिक प्रोसेस, तो ये जो प्रोसेस है थेरेपेटिक लिसनिंग का, ये कैथार्टिक प्रोसेस है। कैथार्टिक का भी मीनिंग लिखिए, इसका मतलब है क्लींजिंग, शॉर्ट में वन वर्ड में अगर बोले, क्लींजिंग। या फिर दूसरा इसका कुछ मीनिंग आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो अफेक्टिंग इमोशनली, अफेक्टिंग इमोशनली। तो यहाँ पे जो थेरेपेटिक लिसनिंग है उसमें हम सामने वाले की जो प्रॉब्लम है उसको खत्म करने की भी तो कोशिश करते हैं एंड में। तो इट इज अ क्लिनजिंग प्रोसेस, साफ कर देना चीज़ों को, क्लियर कर देना। या फिर इमोशनली आप उससे अफेक्ट हो रहे हो तो सामने वाले को इमोशनली एक सॉल्यूशन देना, उसको थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करना, दैट वे कि भाई सब ठीक हो जाएगा वैसा। ठीक है, आया है समझ में। चलो अगला वर्ड देखें, डायलॉगिक लिसनिंग। अब ये तो बड़ा सिंपल है, डायलॉग तो आपको पता है, डायलॉग जहाँ पे दो लोग बात कर रहे हैं, मैं भी कुछ बोल रहा हूँ, आप भी कुछ बोल रहे हो, तो कॉन्वर्सेशन हो रहा है। और डायलॉगिक लिसनिंग में क्या होगा, कहीं ना कहीं हम दोनों एक दूसरे से बात करते करते अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं या मैसेज कन्वे कर रहे हैं, दैट इज डायलॉगिक लिसनिंग। तो ये बड़ा बेसिक था, इसमें कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं। ओके, और कितने बचे, ज़्यादा है क्या, थोड़े से एंड करके, अच्छा दो तीन ही, चलो बैकअप करते हैं। रिलेशनशिप लिसनिंग देखें, sometimes the important factor in listening is in order to develop or sustain a relationship। मतलब रिलेशंस मैटर करते हैं, तो आप सामने वाले की बात सुन रहे हो, देखो इसका एग्जांपल भी है। दिस इज व्हाई लवर्स टॉक फॉर आवर्स एंड अटेंड क्लोजली टू व्हाट ईच अदर हैज टू से व्हेन द सेम वर्ड्स फ्रॉम समवन एल्स वुड सीम टू बी रादर बोरिंग। ऐसा होता है, अब कोई इंसान आपको बहुत पसंद है, वो कुछ बकवास भी करेगा ना तो आपको मजा ही आ रहा होता है, यार तू बोलता रहे मैं सुनता रहूं, ऐसा हो जाता है ना, लेकिन फर्क पड़ता है ऐसा। ठीक है, तो वहां पे आपका जो सेंस है वो एक रिलेशन मेंटेन करने का है या रिलेशन डेवलप करने का है या फ्रेंडशिप है या उससे कुछ ज्यादा है, जो भी है, तो आपका इंटेंशन वही है कि नहीं यार इसके साथ बात होती रहे, चैटिंग हो रही है या फोन पे बात हो रही है, वीडियो कॉल हो रहा है,
तो फालतू फालतू की बात कर रहे हैं जिसका कोई सेंस नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है तो भाई तू बोल, मैं सुन रहा हूँ, बस वैसा करके। तो दैट काइंड ऑफ रिलेशन, तो वहाँ पे रिलेशनशिप की वजह से आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही बातें और कोई कर रहा है तो दो गालियां देके फोन रख दो, बोले टाइम पास कर रहा है, काम धंधे नहीं, फोन रख भाई, काम करने दो, तो आप इंटरेस्टेड नहीं, तो फर्क पड़ता है ना आपका रिलेशन सामने वाले के साथ कैसा है, उससे फर्क पड़ता है। तो वो चीज यहाँ पे जो है वो रिलेशनशिप लिसनिंग वाला पार्ट है। चलो देखो ये वाला तो समझ ही गए होगे। अगला पॉइंट, सिलेक्टिव लिसनिंग क्या बोला है इसमें? दिस इज अ मोर नेगेटिव टाइप ऑफ लिसनिंग, ये अंडरलाइन कर लो। सिलेक्टिव लिसनिंग में बोल रहे हैं कि थोड़ा नेगेटिव टाइप का है, क्यों ऐसा? इट इम्प्लाइज दैट द लिसनर इज समहाउ बायस्ड टू व्हाट दे आर हियरिंग। ऊपर भी हमने देखा था बायस्ड लिसनिंग में कुछ वैसा ही है। प्री कंसीव्ड आइडियाज, ये सब वर्ड्स हाईलाइट करना। इमोशनली डिफिकल्ट कम्युनिकेशंस, इट इज अ साइन ऑफ फेलिंग कम्युनिकेशन। मतलब पता है कैसा, यहाँ पे ये बोला है कि जब मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भाई ये अच्छा है बुरा है, जैसे फॉर एग्जांपल कितनी बार ना स्टूडेंट्स आते हैं, 12th स्टैंडर्ड खत्म हुआ ना, तो वो काउंसलिंग के लिए आते हैं मिलने कि सर कुछ इसको आगे प्रोफेशनल कोर्स करना हो तो क्या करे क्या नहीं करे। ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो काफ़ी एक्सपीरियंस ऐसे हुए। अब कोई स्टूडेंट है उसको एक्चुअली में पढ़ना नहीं है, सी एस ऐसा कुछ प्रोफेशनल कोर्स करना नहीं, बोले ये सब बड़ी बड़ी बातें अपने बस की नहीं, अपने को नहीं करनी। लेकिन पेरेंट्स को होता है कि यार बच्चा कुछ पढ़ ले, कुछ कर ले, करियर बना ले, तो पेरेंट्स लेके आ जाते हैं जबरदस्ती। एक होता है कि स्टूडेंट अपनी मर्जी से जानने आया है कि सर ये कोर्स में क्या होता है, कैसे सीएस करते हैं, कितने एग्जाम्स होते हैं। तो पता है आप इंटरेस्टेड होते हो ना, तो आप मेरी बात सुनते हो, समझते हो, दो क्वेश्चंस पूछते हो। अच्छा अगर आपके मम्मी पापा आपको जबरदस्ती लेके आ गए मेरे पास कि बोले नहीं सीएस तो करना ही है, चल इसके बारे में पूछ के आते हैं, तो आप इंटरेस्टेड होते हो, फिर आपको तो ज्वाइन करना ही नहीं। तो उस सिचुएशन में पता है क्या है, मैं आपको जो भी बोलूंगा ना कि नहीं ये कोर्स अच्छा है ये बुरा है, आपके माइंड में एक आइडिया पहले से बना हुआ है, प्री कंसीव्ड आइडिया कि मुझे नहीं करना है। समझ में आ रहा है? अब मैं आपको उसकी कितनी अच्छाइयाँ बता लूँ तो भी आपके माइंड में क्या है, भाई मुझे तो ये नहीं करना, मेरे को नहीं समझ में आता, आप सुनना और समझना ही नहीं चाहते। ठीक है वैसा होता है। तो दैट इज अ प्री कंसीव्ड आइडिया। उस सिचुएशन में मैं जो भी कम्युनिकेट कर रहा हूँ, क्या उसका कोई फायदा हो रहा है क्या? आपको कोई फायदा हो रहा है उसका? मुझे कोई फायदा हो रहा है? नहीं। तो यहाँ पे हम बोलें कि ये फेलिंग कम्युनिकेशन की तरफ जा रहा है, तो ये कम्युनिकेशन फेल होता हुआ नजर आ रहा है, वैसा हम बोल सकते हैं। तो दिस इज अ नेगेटिव टाइप ऑफ लिसनिंग के सामने वाला ऑलरेडी बायस्ड है, एक प्री कंसीव्ड आइडिया लेके आया है, और मैं उसको कितना भी समझा लूँ वो सुनने वाला नहीं। ठीक है ये चीज क्लियर हो? ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में भी होता है, आपने सुना है कभी? जैसे सर का लेक्चर है, ठीक है मैं 2 मिनट में एंड ही कर रहा हूँ। पॉलिटिकल सिनारियो में भी ये सिचुएशन हो जाती है कितनी बार के, सपोज कोई एक पर्टिकुलर पार्टी का सपोर्टर है, अपने नहीं होता बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी ये सब चल रहा है आजकल। अब बीजेपी सपोर्टर को बोलो यार राहुल गांधी बहुत अच्छा लीडर है, आप उसको मना के दिखाओ, मानेगा वो? नहीं मानेगा। अच्छा उल्टा भी तो हो सकता है, कोई कांग्रेस का सपोर्टर है, बोले मोदी जी बड़े अच्छे लीडर है यार, इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर है, वो मानेगा ही नहीं, वो पहले से आइडिया लेके आया है कि बंदा अच्छा नहीं है। तो वहाँ पे सिलेक्टिव लिसनिंग वाली बात हो जाती है। ठीक है। और लास्ट में एक पॉइंट है, दैट इज एक्टिव एंड इफेक्टिव लिसनिंग। मैं बस यहाँ पे एंड ही कर रहा हूँ। तो एक्टिव एंड इफेक्टिव लिसनिंग में जो चीज़ें लिखी है वो हमने ऑलरेडी पहले ऊपर देख ली थी, वो सेम ही चल रही है। तो इसमें मुझे आपको कुछ नया नहीं बताना, अगर आप इसकी लैंग्वेज रीड करोगे तो आपको पिछले पॉइंट्स के साथ स्टोरी रिलेट हो जाएगी। क्लियर? बोलो किसी को कोई डाउट हो, कुछ नहीं समझ आया, कोई क्वेरी यहाँ तक? क्लियर है सारे पॉइंट्स? इसका रीडिंग थोड़ा साथ साथ में रख लेना, बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज अपने कम यूज करते हैं तो अपना उतना कमांड नहीं होता है। बात सिर्फ प्रैक्टिस की होती है, फ्लुएंसी अपने आप आ जाएगी। तो आप जितना रीड करोगे ना, नए वर्ड सीखोगे, उतना आपकी वोकेबुलरी डेवलप होगी, तो बहुत बेटर रहेगा। तो इसको लाइटली मत लेना, नहीं तो टेस्ट में ना आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी, सब एक जैसा लगता है, इस सब्जेक्ट में ये चीज़ फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो थोड़ा ध्यान रखना। क्लियर? चलो तो अपने यहाँ पे सेशन आज का एंड करते हैं, फिर बाकी की चीज़ें कल कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय बाय एवरीवन, मीटिंग एंड करते हैं।